स्वरों की कुल संख्या This कितनी होती call है? is not being recorded. स्वरों की कुल संख्या 13 यानी कि 13। लेकिन जब हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से, तो हमें पता चलता है कि स्वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं 11? आगे हम देखते हैं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण होता क्या है? तो स्वर वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं उन सभी को स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण अर्थात कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लिया जाता है, वैसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा तो इनकी संख्या 36 कहीं कहीं देखने को मिलता है, 39 देखने को मिलता है, लेकिन मूल व्यंजन जो है कुल 33 है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। लेकिन आप कहीं कहीं आप देखिएगा कि कुल वर्णों की संख्या 52 लिखा हुआ है। अंग्रेजी के अल्फाबेट की संख्या कितनी है? 26 को जस्ट डबल कर दीजिए, कितना हुआ? 52। तो कहीं कहीं आपको 52 भी देखने को मिलेगा। अब जहां पे अगर किसी प्रश्न में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में और आपके प्रश्न है और उस प्रश्न में पूछा गया है कि कुल हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या क्या है, और वहां पे 52 और 44 दोनों अगर ऑप्शन में है तो वहां पे 52 आप टिक करके आइएगा। 52 कैसे होता है आगे हम इस पे चर्चा करते हैं, आगे मैं बताता हूँ। चलिए, स्वर वर्ण कौन से हैं सबको पता है, देख लीजिए 11। अंग और अह, इन दोनों को हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं, उनका गणना नहीं करते हैं। तो कितने हो गए? 11। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ और आ, औ। अंग और अह, इन दोनों को हम गिनती नहीं करते हैं। फिर हमारे पास कितने स्वर बच जाते हैं? 11। चलिए, अब स्वर के बारे में और कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं, जिसके लिए हम सभी आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग पढ़ पा रहे हैं? फ़ॉन्ट छोटे तो नहीं है? विजुअल है सर। ओके, ठीक है। अब अभी ठीक है? जी सर। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ से विशेष ध्यान दीजिए। अभी तक तो बेसिक बातें हमने की और इसकी जानकारी आप सबके पास है, पहले से ही है। अब विशेष जहाँ से प्रश्न बनते हैं हमारे परीक्षा में, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमें समझने हैं, और समझने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। उच्चारण काल के आधार पर, देखिए उच्चारण के आधार पर नहीं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, उच्चारण काल के आधार पर। अब ये सब भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। याद रखने की जरूरत नहीं है कि ह्रस्व स्वर को किस आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कहा जाता है, या स्वर वर्ण के भेद जो है किस आधार पर ये हैं, तीनों हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि याद रहेगा आपको। अगर उच्चारण काल और उच्चारण में अंतर है, यहाँ पर उच्चारण काल क्यों लिखा गया है, आप आगे जब पढ़िएगा इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा समझिएगा, तब आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा उच्चारण काल का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे ह्रस्व स्वर, जैसे कि आपने पढ़ा कि स्वर हमारे पास वर्ण जो है दो प्रकार के हैं, कौन? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अभी हम बात कर रहे हैं स्वर वर्ण के लिए। तो स्वर वर्ण में क्या है? स्वर वर्ण के उच्चारण काल, मतलब उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पर उच्चारण काल, उच्चारण करने में जो समय लगे, जो अवधि लगे, काल का तात्पर्य है समय से, तो उसके आधार पर हम इसका यहाँ पे विभाजन करके हम देख रहे हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? कम, छोटा, मतलब छोटी अवधि। यहाँ पे अब समझने के लिए आप ध्यान दीजिए कि उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर का मतलब क्या हुआ? छोटी अवधि। ह्रस्व मतलब छोटी अवधि, मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सॉरी, उनको क्या बोलते हैं? हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं।
और ये इन्हीं ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। हमारे जो स्वर हैं, जितने 11 स्वर हैं उसमें, स्वर वर्ण है उसमें से जो मूल स्वर हैं वो 4 ही हैं। और 4 कौन-कौन हैं? उसी को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। और ये कौन-कौन से हैं? अ, इ, उ, ऋ। ये जो है इनका उच्चारण सबसे कम समय लगता है इनके उच्चारण में। अच्छा, दूसरा है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। जैसे आ, अब आ में छोटा कम समय लगा, उससे दुगुना समय लगता है आ। एक बार उच्चारण करके आप लोग खुद प्रयास कीजिए तो आप लोग को याद रहेगा, आप लोग समझ पाइएगा और याद भी रहिएगा, याद भी रख पाइएगा। आप लोग खुद से उच्चारण करके आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ह्रस्व स्वरों के तुलना में दुगुना समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है? 7। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। और 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए। फिर अब ये प्लुत स्वर कहाँ से आ गया? तो ध्यान रखिए कि प्लुत स्वर जो हमारे स्वर वर्ण हैं, जो जिनकी संख्या 11 है, उस 11 में प्लुत स्वर नहीं आता है। लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्लुत स्वर क्या है, या ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है इसमें से प्लुत स्वर को पहचानें। तो आपको जानकारी होनी चाहिए प्लुत स्वर होता क्या है। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि दीर्घ समय से भी दीर्घ स्वर से भी अधिक, और ऐसे समझ लीजिए कि स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना, अर्थात 3 मात्राओं का समय लग जाएगा। 3 गुना का मतलब एक अ के लिए जितना समय लगा उससे 3 गुना। जैसे एग्जाम्पल ओम, जब हम ओम लिखते हैं या पढ़ते हैं, एक तो ओम का सिंबल होता है, दूसरा अगर हम ओ, उ और म लिखें तो उसको भी हम ओम पढ़ते हैं। तो जब ओम पढ़ते हैं हम, तो उसमें हम देखेंगे कि 3 मात्राओं का समय लग रहा है, अर्थात कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है, या ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो ओम हो गया। इसी प्रकार सुनो, सुनो, तो ओ जो आ रहा है यहाँ पे, हम इसके ओ के उच्चारण में ओ, सुनो, राम। तो जब या कुछ जैसे भोजपुरी भाषा है उसमें हम कुछ शब्द हैं जिसको लिखते हैं हम चला, जा, आव, ऐसे कुछ शब्द है। तो उसमें हम इस प्रकार की ये जो सिंबल दिया हुआ है, सुनो, राम, इसके यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है एस टाइप का, इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्लुत स्वर क्या है। ये जस्ट याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि कहीं कहीं स्वर वर्ण का संख्या जो है 4 लिखा जाता है, और उसमें संयुक्त स्वर भी दिए जाते हैं। हमें याद रखना है, अगर प्रश्न में पूछे कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर, तो हम क्या बोलेंगे? 3। लेकिन अब जब 3 है तो संयुक्त स्वर क्या है? तो वहां पे आपको समझने की जरूरत है कि संयुक्त स्वर और कुछ नहीं है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। कुछ किताबों में आप व्याकरण की किताब पढ़ेंगे तो कुछ हमारे जो लेखक हैं उन्होंने 4 लिखा है, कहीं कहीं 3 लिखा है, लेकिन हमें समझना है 3 होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें समझना है कि 3 प्रकार होते हैं स्वर वर्ण के उच्चारण काल के आधार पर। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? 2 विजातीय स्वरों के योग से बने हैं। अब यह आप लोग एक बार ध्यान दीजिए स्क्रीन पर और इसको समझिए। ये कई बार आप लोग से पूछा जा सकता है, अ प्लस ई से कौन सा स्वर वर्ण बनता है, या ए ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए इनमें से किस स्वर वर्ण के स्वरों के योग से बना है। आपके पास विकल्प रहेगा और आप उस समय गलत कर बैठेंगे अगर याद नहीं रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ए जो है अ और ई से बनता है, ए जो है अ और ए से बनता है, ओ अ प्लस उ से बनता है, अ धन उ, ओ होता है। और इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए एक और ट्रिक है। ई हम लिखते हैं
इंग्लिश में ई, ए के लिए ई लिखते हैं, ठीक है। तो ई आप समझ सकते हैं, अ प्लस ई, अ धन ई है, और इंग्लिश में हम ए के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ई के लिए ई से ए होता है, तो यहाँ पे मतलब अ धन ई ए हो गया। अच्छा, अब ए आई लिखते हैं हम, ए के लिए क्या लिखते हैं, ए और आई लिखते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा ए, ए के लिए अ और ई, यहाँ पे दो चीज हो गया, ए प्लस आई, दो चीज, दो अल्फाबेट हो गए। तो यहाँ पे भी आप लोग याद रखिएगा ए में क्या है, ए के ऊपर एक मात्रा है, तो ए हो गया, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्लस ओ, वो सिंगल है, आप उसको याद रखने की जरूरत है, आप उसको समझना पड़ेगा। कई कई बार हम ऊ के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं। तो आप ऐसे समझ जाइएगा कि ओ के लिए ओ अ प्लस ऊ, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अ के लिए हम क्या लिखते हैं, ए और यू लिखते हैं, और कई बार ओ और यू लिखते हैं। गौतम, जी ओ यू टी ए एम, या जी ए यू टी ओ एम। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अ के लिए हम ओ का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। उसके हिसाब से जस्ट याद करने का जस्ट एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर आप भूल जाए तो कैसे याद रख सकते हैं। जस्ट एक नोट के लिए मैं नीचे लिख के रखा है मैंने कि प्लुत स्वर का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। व्याकरण के पुस्तकों में स्वरों की कुल संख्या 11 लिखी गई है, जिसमें से 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ स्वर हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और एक चीज और, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, अंग और अह, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि 13 हम व्याकरण में जब हम सीखते हैं जब हिंदी भाषा, तो उस समय हम अंग अह तक पढ़ते हैं और 13 स्वरों की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम परीक्षा के लिए जब पढ़ने आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि नहीं, 11 ही है। तो दो कौन से हैं, अंग और अह हैं, और इनकी गणना जो है व्याकरण की दृष्टि से और परीक्षा के दृष्टिकोण से न तो स्वरों में की जाती है और न व्यंजन में। इनको क्या कहा जाता है, अयोग्यवाह कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है अ के बिना संभव नहीं है, इसलिए इनको अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह कौन से वर्ण है, अंग और अह। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन समझने की जरूरत है। आप समझिएगा, इसको प्रयास कीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आप खुद प्रयास भी कीजिएगा उच्चारण करके, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और ये आपके मस्तिष्क के पटल पर हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। चलिए अगला है स्वर्ण का भेद किसके आधार पर, जिह्वा के सक्रियता के आधार पर। मतलब हम जीव का जो उसमें एक्टिव होता है, जीव का जो मूवमेंट होता है उसके आधार पर। अग्रस्वर, उसके आधार पर स्वर्ण वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि अग्रस्वर क्या होता है। इनके उच्चारण में जिह्वा के आगे का भाग सक्रिय रहता है। आप बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, ई, ई, ए, ए, री। आप जब बोलिएगा तो आपको हमारे जीभ का आगे हिस्सा, सबसे आगे वाला भाग जो है, अगली बिल्कुल जो होंठ के पास हमारे जीभ का जो भाग है, वही भाग का प्रयोग हम कर पा रहे हैं, और इससे हम उच्चारण भी कर रहे हैं, ई, ई, ए, री। अच्छा एक चीज और, अगर आप में से कोई हमें नहीं सुन पा रहा है तो कृपया आप लोग बोलिएगा। अगर ऐसा लगता है कि हाँ मैं मेरी आवाज आप लोग तो नहीं पहुंच पा रही है, तो कृपया एक बार बीच में बोलिए कि सर हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा आगे है मध्य स्वर। इनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। अ, अब आप देखिएगा जब अ का उच्चारण कीजिए, अ, तो इसमें हमारा जिह्वा जो है, हमारा जीभ जो है कहाँ पे रहता है उस समय, बिल्कुल बीचों बीच हवा में। मतलब न तो ऊपर तालों में टच होता है, ना ही हमारे नीचे वाले हिस्से में टच होता है जीभ हमारा उस समय। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। मतलब जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उनको हम बोलते हैं मध्य स्वर। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया। अग्रस्वर किसको बोलते हैं, ई, ए और री। कितने हो गए, 5। मध्य स्वर में कितने हैं, 1। कौन सा, अ। इसके बाद अगला जो है
वो है पस स्वर। मतलब इनके उच्चारण में जैसे कि नाम से ही वाकिफ है, पस मतलब पीछे का, तो उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। जैसे आ, उ, ऊ, ओ, ओ, आओ। डॉक्टर आगत स्वर देखिए यहाँ पे आओ लिखा है, जो डॉक्टर में हम जिसका प्रयोग करते हैं, केवल चंद्रमा का प्रयोग करते हैं जिसमें बिंदी नहीं रहती है, तो वो मात्रा जो है उसको हम इस स्वर को बोलते हैं आगत स्वर। ये भी याद रखिएगा, आगत स्वर कौन सा है, औ है। और इसको हम पस स्वर में भी पस स्वर में रखते हैं, आ, उ, ओ, और औ। ठीक है, चलिए आगे ओष्ठाकृति के आधार पर। अब आप लोग बोलिए कि सर ये क्या क्या बता रहे हैं। अब इससे संबंधित जब प्रश्न हम करेंगे तब क्लियर होगा। अभी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि स्वर वर्ण के भेद ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब बोलते समय हमारा ओठ की गोलाई जो होती है, हमारा ओठ का जो मूवमेंट होता है, जो शेप बनता है बोलते समय, उसके आधार पर स्वर वर्ण के भेद कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, एक वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी अर्थात इसके उच्चारण में हमारे होठ की आकृति जो है, होठ का आकार जो है वो कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, मतलब वृत्ताकार हो जाता है, वृत्त के समान हो जाता है, इसलिए हम उसको वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। और वो कौन कौन से स्वर हैं, उ, ऊ, ओ और औ। आप उच्चारण करके प्रयास कीजिए, उच्चारण कीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि वृत्तमुखी स्वर क्यों कहा जाता है इसको। आप उच्चारण कीजिएगा, ऊ, देखिए आपका होठ जो है बिल्कुल एक वृत्त के समान हो जाता है, ऊ, ओ, औ। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी बोलते हैं। इसके अलावा ये कितने हो गए, चार हो गए। इसके अलावा जो बच गए कितने, री को छोड़ करके, री को इसमें शामिल नहीं किया गया है। री के अलावा कितने बच गए, छह। और छह के छह क्या है, अवृत्तमुखी। अगर आप में से एक याद हो गया, मतलब आप लोग इस दोनों में से अगर एक याद रख सकते हैं, वृत्तमुखी समझ सकते हैं कि हम उच्चारण करते समय अगर वृत्ताकार, हमारा होठ की आकृति जो है वृत्ताकार हो जाती है, तो उसको हम, उसमें कौन कौन से स्वर होते हैं, जैसे कि ऊ और ओ। तो बाकी जो बच गए छह, वो कौन से हो गए, अवृत्तमुखी। जैसे अ, अ, आ, ई, ए, ए। इसका उच्चारण कीजिएगा तो इसमें वृत्त के समान हमारा होठ का आकार नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अवृत्तमुखी बोलते हैं। अब इसको देखिए, कहीं पे वृत्त को वृत्त भी पढ़ते हैं, साउथ इंडिया में या फिर महाराष्ट्र में इसको वृत्त भी पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका जब हम, चूंकि ये वृत्त में जो र है वह कहाँ से आया है, री से आया है। जब हम ऋषि जो लिखते हैं, हम अभी स्वर में जो पढ़े री, तो उसी स्वर का मात्रा है वृत्त। वृत्त में जो र है उसी र का री का मात्रा है, इसलिए हम उसको वृत्तमुखी ना पढ़ के या व्रतमुखी ना पढ़ के इसको क्या पढ़ते हैं, हम वृत्तमुखी पढ़ते हैं, वृत्त। चलिए आगे मुखाकृति के आधार पर। अब हम इसके पहले पढ़ रहे थे किसके, कोष्ठाकृति को, ओठ के आकार पर। अब हम पढ़ रहे हैं मुखाकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, मुख की आकृति के आधार पर कितने हैं, चार हैं। एक है समवृत्त। समवृत्त से समझिए कि वृत्त तो आप समझ रहे हैं कि पूरा एक वृत्त का आकार का हमारा होठ का शेप हो जाता है। अब यहाँ पे आप समझने की जरूरत है कि समवृत्त क्या होता है। समवृत्त में मुख जो है कम खुलता है। कौन कौन से हैं स्वर जिसको हम समवृत्त के श्रेणी में रखते हैं, ई, ई, उ और उ। अर्ध समवृत्त में कौन कौन से हैं, अर्ध समवृत्त क्या होता है, थोड़ा अधिक मुख खुलता है। समवृत्त में कम मुख खुलता है
और अर्ध समवृत्त में थोड़ा अधिक मुख खुलता है, जैसे ए, ओ। यहाँ पे उल्टा है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। समवृत्त लिखा हुआ है उसमें कम मुख खुलता है, और अर्ध समवृत्त है उसमें थोड़ा अधिक मुख खुलता है। और अर्ध समवृत्त में कौन कौन से वर्ण है? ए और ओ। ऐसे ही विवृत्त, विवृत्त में सबसे अधिक मुख खुलता है, जैसे आ। आप लोग उच्चारण कीजिए, खुद स्वयं उच्चारण कीजिए, आप समझिए आ। मतलब आप जितने भी 11 स्वर्ण है, स्वर वर्ण है, उसमें से केवल आ जो है एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में सबसे अधिक मुख खुलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विवृत्त। और अर्धविवृत्त, अर्धविवृत्त में मतलब विवृत्त से कम और अर्धसमवृत्त से थोड़ा अधिक। ये कौन सा है? अ, ए, औ। ये तीन जो है ये कौन से हैं? अर्धविवृत्त। इसका उच्चारण करके आप लोग प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, उसके बाद इसको अपने तरीके से इसको समझिएगा कि इसको अर्धविवृत्त में थोड़ा मतलब कितना मुख खुल रहा है, इसको क्यों कह रहे हैं हम अर्धविवृत्त। इसलिए कि इससे प्रश्न आते हैं और उस समय हम गलती कर बैठते हैं। चलिए, और स्वर्ण वर्ण के कुछ और प्रकार हैं, और किसके आधार पर? तो उच्चारण स्थान के आधार पर। हमने सबसे पहले पढ़ा था उच्चारण काल के आधार पर, अभी हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर अब इसके साथ अगर हम व्यंजन वर्ण भी पढ़ें तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। एनीवे, हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन को, लेकिन यहाँ पे आप व्यंजन से एक बार जब आप व्यंजन पढ़ लीजिएगा, व्यंजन वर्ण, तब जो है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ के साथ तुलना कीजिएगा, तब आप लोग याद रख पाइएगा। इसलिए कि प्रश्न में पूछे जाते हैं इन्हीं से प्रश्न परीक्षा में। अब आपसे पूछा जाएगा कि च का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप समझ में आपको याद रहेगा कि च का उच्चारण स्थान क्या है, आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन जैसे स्वर वर्ण से पूछ लिया जाएगा कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तब वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, वहां पे आप गलती करने का मतलब संभावना है। इसलिए आप इसको एक बार तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कीजिएगा, तब आप लोग अच्छा से याद रख पाएंगे। कंठ के में कौन कौन से हैं स्वर? अ और आ। अ उच्चारण करके देखिए, कंठ से इसका उच्चारण होता है, जैसे कि हम क पढ़ते हैं क, वैसे ही है अ, आ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अच्छा, दूसरा क्या है? तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है, कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है, और तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है। और साथ में ई, ई, ए और ए, इसका भी उच्चारण तालु से होता है। इसको हम तालव्य स्वर कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर क्या होता है? उच्चारण स्थान जैसे क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा मुख का सबसे ऊपरी ठोस भाग को हम मूर्धा बोलते हैं। जैसे मूर्धन्य में क्या होता है? री होता है, ठीक है। और ट वर्ग होता है। ट वर्ग जो है मूर्धा, उनका उच्चारण मूर्धन्य बोलते हैं। अच्छा, री होता है, और क्या होता है? श होता है। श, मूर्धन्य स। उसको पढ़ते समय भी हम कई बार कुछ राज्यों में जहाँ पे उच्चारण मतलब श बच्चों को सिखाने के लिए तलाव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श ऐसे करके पढ़ाया जाता है। उसका सबसे पहले जो श होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य श। उसके बाद जो षटकोण लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? श। और उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है, इसलिए उसको मूर्धन्य श भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। और तीसरा स होता है। स, स क्या होता है? दंत स बोलते हैं, दंत्य स या दंत स।
तो उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो याद रखिएगा, मूर्धन्य में री होता है, श होता है और ट वर्ग होता है। ठीक है, अगला है ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ वर्ग में क्या है? प फ ब, सबको पता है। ओष्ठ वर्ग में उसके अलावा उ, उ, ओ और औ। इसको हम अभी पढ़े, उ, ओ और ओ, औ को हम क्या पढ़े? यहाँ पे देखिए वृत्तमुखी। अब याद रखिएगा, ये इसमें उ, ओ और औ, इनका वृत्तमुखी स्वर भी बोलते हैं, और कौन सा? ओष्ठव्य। इन चारों को दोनों श्रेणियों में रखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा परीक्षा के दृष्टि से कुछ विशेष जानकारी आपके लिए। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी बाहर निकले हुए अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आंख, हम जब लिखते हैं आंख, आ, दिशाओं में, सभी चारों दिशाओं में ओ, तो ये सब क्या हो गया? इसके हम जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के साथ साथ नासिका के से भी हवा बाहर निकलता है। वायु जो है बाहर नासिका के साथ साथ, आई मीन मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकले, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। और अनुनासिक के लिए जस्ट विपरीत दूसरा है कौन? निरनुनासिक। निरनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक। निरनुनासिक में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में वायु नासिका से न केवल मुख से ही बाहर निकलती है, वायु जो है नासिका से नहीं केवल मुख से ही बाहर निकलती है, उसको निरनुनासिक निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई और ओ। अच्छा, और एक विशेष जानकारी, सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर घोष या अघोष। आप याद रखिए, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि स्वर वो है अल्प प्राण और महाप्राण के दृष्टि से इसको नहीं वर्गीकृत किया गया है, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे, कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो अगर परीक्षा में यदि पूछ दे तो उस दृष्टि से आप लोग याद रखिएगा कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर घोष होते हैं। घोष बोलिए या सघोष बोलिए। शुद्ध और विशुद्ध जैसे होता है, शुद्ध भी वही चीज होता है, विशुद्ध भी वही चीज होता है, मतलब दोनों की दृष्टि से मतलब, और शुद्ध अलग हो जाता है। शुद्ध और विशुद्ध पर्यायवाची शब्द है। विशुद्ध और शुद्ध पर्यायवाची शब्द है, और अशुद्ध क्या है? उसका विपरीत शब्द। वैसे ही यहाँ पे सो घोष और सघोष दोनों जो है पर्यायवाची हैं, मतलब दोनों एक ही हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। घोष के विपरीत सघोष या सघोष के विपरीत घोष, ऐसा मत समझिएगा। चलिए, ये होता क्या है आगे हम व्यंजन में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, व्यंजन सबको पता है कि व्यंजन होता क्या है। अब हमने परिभाषा देख लिया है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं। सभी व्यंजनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, व्यंजन के भी अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मृदा, दंत, होठ, ओष्ठ या होठों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसको याद रखने जैसा कुछ नहीं है, आप सबको पता है। क वर्ग जो है कंठ से उच्चारण स्थान है, कंठ। क वर्ग का, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, त वर्ग का दंत है और प वर्ग का होष्ठ है, ओठ है। तो अर्थात ये पांचों वर्ग जो है उनके उच्चारण स्थान, ये जो 5 हमारे अंग हैं वो हैं, और इन सभी वर्ग को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इस 5 गुने 5 कितना हो गया? 25 हो गया। अर्थात क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक सभी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल आसान
और याद रखिएगा कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक सभी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि अगर कहीं लिख दे मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो वहां पे स्पर्श व्यंजन लिखे, बोले पूछे आपसे 25 होते हैं। मूल स्पर्श व्यंजन अगर कहीं पूछा जाए तो अब कितना बोलेंगे, 16 बोलेंगे। पंचम वर्ण जो है, आप क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक पंचम वर्ग, अंग, ञ, ण, न, म, ये 5 जो है इसको इसमें गिनती नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में स्पर्श व्यंजन, मूल स्पर्श व्यंजन 16 होते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे अंतस्थ व्यंजन की तरफ। अंतस्थ व्यंजन मतलब अंत, अंत मतलब अंतः, एक्चुअली अंतः, अंतस्थ है, अंतः जोर अस्थ, अंतः मतलब मध्य, अंतः मतलब अंदर, मध्य या बीच, और अस्थ मतलब स्थित, मतलब बीच में स्थित। मतलब इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन वर्णों के मध्य होता है। इनकी संख्या 4 है। अब देखिए, इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखने के लिए मैं सिंगल से साधारण सा तरीका मैं बता रहा हूँ कि य, र, ल, व, ये 4 ऐसे वर्ण हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण हैं कि जिनका उच्चारण आप कीजिएगा तो हवा जो है बाहर ना हो करके, मतलब अंदर की तरफ भी जाएगा। आप य का उच्चारण करके देखिएगा, य, र, ल, व। अच्छा, जब उच्चारण आप कीजिएगा ना, तो आपको उच्चारण के बाद तुरंत आपको ऐसा महसूस होगा मुझे हवा लेनी चाहिए, मतलब हवा जो है, सॉरी, हवा मुझे सांस लेने की जरूरत है। आप य, र, ल, व जैसे पढ़िएगा उसके बाद लगेगा कि मुझे सांस लेने की जरूरत है। और वहीं पर आगे जो है श, 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 ह, छ, त्र, य, आप इसके अलावा सभी को हम आप पढ़ सकते हैं एक सांस में, लेकिन य, र, ल, व जैसे ये 4 बोलिएगा उसके आगे आपको ऐसा अनुभव होगा कि मुझे अंदर जो है सांस और लेने की जरूरत है। तो ऐसे समझ लीजिएगा कि अंदर, अंतः से यहाँ पे अगर अंदर समझिएगा कि य, र, ल, व के समय जो है वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, य, र, ल, व। तो अंतः, अंतस्थ मतलब अंदर। अब इतना याद रखिएगा, तो य, र, ल, व ये 4 वर्ण है और चारों के उच्चारण के समय वायु अंदर प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऐसा याद रखिएगा। अच्छा, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन क्या है? जब हम इनका उच्चारण लेते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। आप उच्चारण करके देखिए, आप मुंह के सामने अपना हाथ रखिए और फिर उच्चारण करके देखिए, श, श, स, ह। तो आपको आपके हाथ पर महसूस करेंगे कि गर्म हवा आपके हाथ पर टकरा रही है। तो इससे हम क्या समझते हैं? उष्ण व्यंजन। श, श, स, ह, इस चारों को क्या बोलते हैं? हम उष्ण व्यंजन बोलते हैं। अब श्वास वायु या वायु संवेग बोल दीजिए या श्वास वायु बोल दीजिए, बात एक ही है। श्वास वायु के आधार पर या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर या वायु संवेग के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से? अल्प प्राण और दूसरा क्या है? महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? अल्प मतलब कम, और प्राण मतलब वायु। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा बाहर निकले उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण। जैसे, अच्छा, दूसरे शब्दों में इसमें हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। अब हकार की ध्वनि क्या है? आप पढ़ के देखिए, क, ख, ग, घ। तो आप फिर वही तरीका है कि आप अपने मुंह के सामने हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि हवा की कितनी मात्रा बाहर निकल रही है, आपके हाथ से टकरा रही है। क, ख, ग, घ। जैसे आप ख बोलते हैं तो आपको, आप हाथ पे महसूस करते हैं कि हवा की मात्रा ज्यादा है। ग, घ, घ पे फिर आपके हाथ पे हवा की मात्रा ज्यादा है। तो अल्प प्राण उसको नहीं कह सकते हम, जिसके उच्चारण में हवा बाहर ज्यादा मात्रा में निकले उसको हम अल्प प्राण नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो यहाँ पे हम अल्प, जहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि हम ख को अगर महाप्राण बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण में हवा की मात्रा ज्यादा निकलती है।
तो हम क के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकलती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। इस प्रकार हमें क्या समझ में आता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम मतलब क, फिर तृतीया अर्थात ग, और पंचम वर्ग अर्थात अंग मतलब 1 3 5। 1 3 5 है, या इसको रट्टा मत मारिएगा, मेरा आप लोग से सुझाव रहेगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, उच्चारण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, आपको याद नहीं आ रहा है, सामने आ गया अल्प प्राण महाप्राण, प्रैक्टिस कीजिए। आप सेम टाइम अपने मुंह के सामने हाथ रखिए और उस जो भी वर्ड लिखा गया है उसको उच्चारण करके देखिए। हवा अगर आपके हाथ से टकरा रही है तो आप समझिए यह महाप्राण है, हवा नहीं टकरा रही है तो अल्प प्राण है। सिंपल सा फॉर्मूला है। और इस याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अंतस्थ व्यंजन है चारों, य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके भी सेम कहानी है। आप य, र, ल, व इस चारों का उच्चारण कीजिएगा अपने मुख के सामने हाथ रख करके, हवा कम मात्रा में आपके हाथ से टकराएगी। दूसरा क्या है, महाप्राण। संवेग के आधार पर एक हो गया, वायु संवेग के आधार पर एक हो गया अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। महाप्राण में क्या है, अभी मैं बता दिया कि जिसमें हवा की मात्रा अधिक होती है। मतलब आप जब उच्चारण करते हैं तो आपके हाथ से अधिक मात्रा में हवा टकराती है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोग प्रैक्टिस करके खुद देख लीजिए, स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग याद रखने में आप लोगों को इससे सहायता मिलेगी। तो हम इससे क्या समझ में आता है कि दूसरा और चौथा ख और घ, जैसे हम बोल रहे हैं क, ख, ग, घ, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का, क से लेकर प वर्ग तक, ये क्या है, महाप्राण है। और य, र, ल, व में से क्या है, श, श, स और ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन जो है वो चारों ऊष्म व्यंजन क्या है, महाप्राण है। तो अब समझ में आ गया अल्प प्राण और महाप्राण। होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे, एक्नॉलेज कीजिए कोई। यस सर। ओके, चलो आगे, घोष या सघोष वर्ण। अब इसको तरत्व के आधार पर भी बोलते हैं। पहला जो हम क्या समझे, वायु संवेग के आधार पर। अब इसको आप यहाँ पे मतलब थोड़ा सा भारी भरकम शब्द लिखा हुआ है कि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, के दो भेद हैं। अब यहाँ पे इसको ये इतना समझिए, आसान रहेगा समझने में, कि इनके उच्चारण में जो कंपन होती है, जो कंपन होता है, उसके आधार पर हम व्यंजन वर्ण को दो वर्ग में, दो भेद, दो प्रकार से हम मतलब दो प्रकार होते हैं व्यंजन वर्ग के। किसके आधार पर, तरत्व के आधार पर। इसको तरत्व भी बोलते हैं। कहीं कहीं लिखा रहेगा कि तरत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण को कितने, व्यंजन वर्ग के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं। तो ऐसे अगर आपको टिक करने के लिए ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, तो वहां पे 2 पे टिक कीजिएगा। घोष और सघोष दोनों मैं बता चुका हूं कि घोष और सघोष दोनों एक ही हैं। और इससे इस श्रेणी में, इस घोष सघोष वर्ण के श्रेणी में कौन कौन से वर्ण हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब शुरू के दो जो हैं अघोष हैं, क, ख। इसको क ख बोलने में कंपन पैदा नहीं होता है। क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे ही आप पढ़िएगा च, छ। तो पहले दूसरे में पढ़ने में आपको उच्चारण करते समय कंपन नहीं होगा, लेकिन कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप तीसरा चौथा पांचवा उच्चारण कीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में और पांचवें कॉलम में कोई भी वर्ण है, उसको आप उसका उच्चारण कीजिएगा। जैसे त, थ, द, ध, न। आप उच्चारण करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कंपन पैदा हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप याद रखिएगा कि पहला और दूसरा जो है अघोष है, जिसमें मतलब
क ख, च छ, ट ठ, ये पहला और दूसरा वर्ण जो है क से लेकर के प वर्ग तक, यह वर्ग यह क्या है, अघोष है। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, सघोष या घोष। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है क्या, य र लव में, कि य र लव हमारा है, इसमें से कौन सा घोष है और कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है। तो घोष और सघोष तो एक ही है, और घोष बोलिए या सघोष बोलिए, कौन सा है, य र ल व। और अब यहाँ से ह जो है, ह की स्थिति जो है थोड़ी सी यहाँ पे याद करने की जरूरत है, कि अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे अल्प प्राण और महाप्राण में, कि अंतस्थ व्यंजन जो है ये सभी अल्प प्राण होते हैं, और उष्म व्यंजन जो है सभी महाप्राण होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्थिति बदल जाती है, कि अंतस्थ व्यंजन तो सघोष वर्ण होते हैं या घोष वर्ण होते हैं, साथ में ह जो है अपनी स्थिति बदल लेता है। ह जो है, ह को सघोष वर्ण व्यंजन में नहीं रखा जाता है, सघोष वर्ण व्यंजन वर्ण के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उसको कहाँ रखा जाता है, सघोष। मतलब ह को आप याद रखिएगा, ह अपवाद है, उसको विशेष याद रखिएगा, कि आपको अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ह घोष वर्ण है या अघोष वर्ण है, या फिर आपसे विकल्प पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा सघोष वर्ण है, और विकल्प हो और उसमें ह हो, आप उस समय ह को आप नजरअंदाज कर देंगे, वहां पे गलती कर बैठेंगे। तो यहीं से प्रश्न बैठता है, जहां पे अपवाद है इन सबको विशेष रूप से आपको याद रखने हैं, कि ह जो है क्या है, घोष व्यंजन वर्ग है, ना कि अघोष है। और उस व्यंजन के ह के अलावा बाकी जो व्यंजन जितने हैं वो सभी क्या है, अघोष व्यंजन है। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, इस पे मैं जोर दे रहा हूँ, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। इससे क्या होगा कि आपको उच्चारण स्थान आपको याद हो जाएगा, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। ठीक है। अब कुछ विशेष जानकारी यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त वर्ण क्या है, तो हिंदी भाषा के दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं। ये वर्ण एक ही ध्वनि या ध्वनि समूह को दर्शाते हैं, जिसे अलग अलग परिस्थिति में विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। ये भारी भरकम परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि जो चार संयुक्त व्यंजन वर्ण है कौन कौन से हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ किन वर्णों से बनकर के मिलकर के बना है, तो क और श से। हम अंग्रेजी, अब इसको भी यहाँ पे भी हम समझते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट्स के सहायता से। जब हम क्षत्रिय लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, KSH और फिर TRIY, क्षत्रिय ऐसे लिखते हैं ना। तो हम KSH क्या हो गया, यहाँ पे छ के लिए हम KSH लिख रहे हैं, तो K के लिए क हो गया, और SH के लिए क्या हो गया, श हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि संयुक्त वर्ण छ जो है वो किन वर्णों से मिलकर के बना है, क और श से। अच्छा, फिर आगे ज्ञ, हम ज्ञ जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, J और N लिखते हैं, या Y और N लिखते हैं। तो यहाँ पे ज्ञ के लिए G और Y लिखते हैं। ज्ञ, प्रतिज्ञा, PRATIGYA, प्रतिज्ञा, तो GYA। तो जी यहाँ पे ज के सेंस में लिखा जाता है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जी जो है यहाँ पे ज के सेंस में ज के संदर्भ में लिखा जा रहा है, और वाई जो है य के संदर्भ में लिखा गया है। तो याद रखने के लिए जस्ट मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि ज्ञ किन वर्णों से बनकर के मिलकर के बना है, तो ज और य से। ठीक है। और वैसे ही फिर आगे बढ़िए, श्री लिखते हैं हम। देखिए यहाँ पे दोनों एक ही टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। त्र है एक, त और र, त और त धन
र इजकल टू त्र। तो टी और आर, त्र लिखते हैं ना, टी प्लस आर, टी से त और आर से र, तो त्र हो गया। और लास्ट में स्र, स्र के लिए श और र, स्र। तो ये संयुक्त व्यंजन है और इनको चारों को याद रखने की जरूरत है कि ये कौन कौन से हैं। संयुक्त वर्ण व्यंजन आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत आसान है और आप लोग अधिकांश लोग आप लोग याद रखते होंगे, इसको याद रखे होंगे। याद नहीं भी है तो आज के बाद से आप लोग भूलेंगे नहीं। अच्छा, कुछ विशेष और बातें हैं जिसको याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तल बिंदु वाले व्यंजन, ये क्या होता है? कई लोग, आप लोग इससे आज तक अनभिज्ञ होंगे कि तल बिंदु वाले होते क्या हैं। पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तल बिंदु वाले होते हैं, ये इसको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है, या इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। कौन कौन से ये? र और ढ। अब इसके बारे में मैं विशेष समझाने का प्रयास किया हूं, इसको आप समझिए। कहीं कहीं लिखा जाता है या कुछ लोग बताते हैं कि ये तुर्की भाषा से लिया गया वर्ण है, र और ढ। और मुझे जहां तक जानकारी है, मैं जहां तक पढ़ा हूं उसके हिसाब से ये हिंदी के अपने व्यंजन है। इस संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। और यह मतलब ट वर्ग में जो व्यंजन ड है और ढ है, उसके नीचे बिंदु देने से ये उसका जो उच्चारण है बदल जाता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका प्रयोग भी बदल जाता है। जैसे, अच्छा, और एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का प्रयोग जो है, इन वर्णों का प्रयोग जो है प्रायः किसी शब्द के बीच में होता है, शब्द के शुरू में नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ पढ़ना, ओढ़ना, लड़का, सड़क इत्यादि। अच्छा, अक्षरों के बीच में होते हैं और अंतिम अक्षर में भी होते हैं, जैसे वाड़, आषाढ़, कड़ी, हथकड़ी आदि। लेकिन जब शुरुआत में जब होता है शब्द, जब इससे प्रारंभ होता है, तो ऐसे स्थिति में ये बिंदी नहीं रहता है, जिसको तल बिंदी बोलते हैं, तल बिंदु नहीं रहेगा वहां पे। जैसे ढकनी या ढक्कन, ढाल, ढांचा, ढोंग इत्यादि। तो इन शब्दों में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें इस पूरे स्क्रीन पे आपको दो चीज याद रखने हैं। क्या? एक तो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ और श्र। और ये इनका निर्माण कैसे होता है, किन किन वर्णों के मेल से इनका निर्माण हुआ है, वो याद रखने हैं। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि र और ढ को उत्क्षिप्त वर्ण भी बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन वर्ण भी बोलते हैं। इनको र और ढ को उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनमें से उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको र और ढ याद होने चाहिए। और भी कुछ शब्द हैं फारसी, जो फारसी शब्द हैं, क, ख, ग, ज और फ। अब इसमें देखिएगा नीचे नुक्ता जिसको बोलते हैं, नीचे जो है बिंदी लिखा रहता है, और इसको जो है कुछ शब्दों के को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण आपके सामने है, गरीब, राज, ताज, ताजमहल में जैसे बोलते हैं ताज, बाजार, ठीक है, उसका उच्चारण भी आप बोलते हैं तो बाजार, बाजार ना होकर बाजार, ऐसा होता है। तो ये सब फारसी के शब्द हैं, फारसी के वर्ण हैं, वहां से ये लिए गए हैं। तो इनका प्रयोग समझ में आ गया और ये इनका स्रोत भी पता चल गया। और ये कौन कौन से शब्द हैं? क, ख, ग, ज और फ। अच्छा, इसके अलावा अंग्रेजी में ज और फ भी होता है। अंग्रेजी भाषा के बीच कुछ शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे इज, जीरो, फेल, फास्ट इत्यादि। अच्छा, एक और चीज है, मैं बता दूं आप लोगों को, वतर्ष्य व्यंजन, इसका अर्थ क्या होता है? मसूड़ा, अर्थात जिन व्यंजनों के अर्थात में जीव का स्पर्श दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों के साथ होता है, उसको हम वतर्ष्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ल और श, ल, श, इसको हम वतर्ष्य व्यंजन कहते हैं। और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, तो तब पता चलता है यार ये क्या चीज है, हमने तो कभी इससे हम इसका सामना ही नहीं हुआ इससे हमारा। तो उस समय आप लोग प्रश्न छोड़ देते हैं या फिर तुक्का लगाते हैं। तो आप लोग याद रखिए
कि ल और श जो है ये वर्तस्य व्यंजन भी कहा जाता है। और इनका उच्चारण करके देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वर्तस्य का अर्थ समझिएगा कि मसूड़ा, मतलब मसूड़ा दांत से ऊपर, मतलब मसूड़ों के साथ हमारे जीव का संपर्क होता है, स्पर्श होता है। श, ये दंत वाला श है तो दांतों के बीच हमारा स नहीं होता, स। तो आप देखिएगा दांत से जो हमारा मसूड़ा है उसमें हमारा जीव स्पर्श करता है। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है कि व्यंजन न और श को पारंपरिक रूप से दंत कहा जाता है, किंतु इनका वास्तविक उच्चारण वर्तस्य है। तो अब कहीं अब विकल्प दे दे, न भी हो उसमें और श भी हो, न हो और भी कुछ व्यंजन हो, और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें वर्तस्य कौन सा है, तो आप उसको समझ में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि अगर दंत न हो और वर्तस्य विकल्प हो और वहां पे विकल्प में आपका न हो या प्रश्न में न हो, तो उस समय आप उसके हिसाब से आप अपना उचित उत्तर का चयन कर सकते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। अच्छा, इससे एक दो तीन बातें और मैं बता दूं, इसमें मैं लिखना भूल गया हूं। वो क्या है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्या है? कौन कौन से हैं? य और व। य और व को क्या बोलते हैं हम? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर को हम य और व को, अर्ध स्वर के में कौन से व्यंजन है? य और व। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है कालक्य, सॉरी काकल्य, काकल्य वर्ण। आप लोग अगर पेपर पेन है लिख सकते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? ह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ह। ह को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ल को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। और ये और है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं? र को बोलते हैं। ये तीन आप लोग नोट कर लीजिए, लुंठित व्यंजन, र, य के बाद जो र होता है दैट इज लुंठित व्यंजन। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन तो लिखा हुआ है ल, और काकल्य वर्ण, काकल्य व्यंजन ह। ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ट है, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप एक संपूर्ण रूप से यहाँ पे एक चार्ट है। चार्ट से आप समझ सकते हैं वर्ण, वर्ण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व में 4 होते हैं, दीर्घ में 6 4 और 7 होते हैं। व्यंजन वर्ग 33 होते हैं, 33 होते हैं। 33 में 25 आपका क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, जिसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। बाकी 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन। 25 और 4 कितने हो गए? 29। और 4 जो है उष्म व्यंजन हो गए, श, श, स और ह। 29 और 4 33 हो गए। और बाकी ये 4 जो है संयुक्त वर्ण। 33 हो गया। हाँ 33 हो गया, 29 और 4 33 हो गया। उसके बाद संयुक्त वर्ण और ज और फ 2 और हो गया। तो ये सब मिलाकर के आप जब और फिर इसमें अंग और अह इसको भी गिनती कर लेंगे तो टोटल कुल मिला के हो जाएगा 52। मतलब 33 के बाद कितना बढ़ रहा है? 44 और 52 में कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। 8 अंतर कहां पे है वो मैं बता दूं। संयुक्त वर्ण 4 हो गया, आगत वर्ण ज और फ 4 और 2 हो गए, 6 हो गए। और अज्ञावाह, अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और वाह, तो 8 हो गए। इस प्रकार 44 + 8 = 52। टोटल कुल वर्ण हो गए 52। मैं अभी थोड़े शुरुआत में मैंने बताया था कि कुल वर्ण 52 होते हैं, मूल वर्ण 44 होते हैं। तो किन किन वर्णों को इसमें शामिल नहीं किया गया है और जब 52 कैसे होगा उसका कैलकुलेशन, उनकी उसकी गिनती मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें उष्म व्यंजन तक 11 स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण में 25 जो है क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। 4 अंतस्थ व्यंजन
4 उष्म व्यंजन, ये हो गए 33। उसके बाद संयुक्त व्यंजन का 4, आगत का 2 और 2 अयोगवाह अंग और इस प्रकार 8 हो गए। तो 44 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग कर लेते हैं। आप लोग मैसेज टाइप कर सकते हैं या उसका उत्तर दे सकते हैं। वर्ण इसमें से ए बी सी 1 2 3 4 बताइए। 1 नंबर सर। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को। दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। स्वर कहते हैं इसमें से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वालों को। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। हाँ जी। व्यंजन कहते हैं स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को। बिल्कुल बिल्कुल। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। बिल्कुल। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 सर। बिल्कुल। ग्यारह सर। 11। उष्ण व्यंजन अंतस्थ। अंतस्थ। हाँ, कंफ्यूज मत हुई, अभी कंफ्यूज मत हुई। अंग इसमें अनुस्वार। तीसरा। अनुस्वार। तीसरा अनुस्वार। बिल्कुल सही। ये तालब सो। दूसरा। बिल्कुल। टू नंबर ह की तरह। ह की भांति। बिल्कुल 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 सही। तो ये जो है 10 प्रश्न हमने किए और समय हो गया 10:04। प्रश्न और 10-15 मिनट और मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न अभ्यास करते हैं। 1 मिनट। एक मिनट का समय दीजिए। प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अभिषेक जी आप या तो सबको परमिशन दे दीजिए बोलने के लिए सो दैट। अच्छा भाषा आप लोग जस्ट उत्तर देते जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण डी। वर्ण सर। डी। 52 सर। 52। स्वर सर। स्वर 44। 44। बी नंबर जिनका उच्चारण बिना अवरोध है तो बी अभी तुम नंबर। बी नंबर। ऑप्शन बी नंबर सर। ई सर। ई बी नंबर। ए सर बी ई सी डी होगा आप ना। बताइए।
ए बी होगा। नंबर बी 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 अग्र स्वर नहीं है। आ सर ए अ अ होगा। और क्या है, मध्य स्वर है। मध्य स्वर। जी ठीक है। मध्य हम्म, देखिए यहाँ पे आप ऐसे गलती करते हैं हम लोग। इसमें तो तो 4 होगा। तीन तीन हाँ, हिंदी में स्वर के कितने प्रकार हैं? 3। मैं क्या बताया था आप लोग को, कहीं कहीं 4 लिखा रहता है, लेकिन हमें कितना याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से? 3। संयुक्त स्वर को काउंट नहीं करते हैं हम। कौन कौन से है? 3 हम रिवाइज कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। यस 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 यस। अयोगवा बोलते हैं सर अयोगवा इसको। अयोगवा अयोगवा। अयोगवा प्लुत स्वर पुलुप प्लुत पुलुप स्वर। स्वर। डी सर डी यहाँ नहीं हाँ, है डी डी नंबर डी नंबर यहाँ डी डी सी बी सर 3 बी बिल्कुल सही। बी बी नहीं, डी कैसे होगा? अच्छा, बी होगा। जीव की स्थिति के अनुसार अभी मैं बताया था ना कौन कौन से। और वृक्ष और आवृक्ष। हाँ, चलिए। और 12वां नंबर व्यंजन बिल्कुल। व्यंजन। जल्दी बोलिए। बी 140 बी 140 प्रश्न है, हम 13 पे हैं बी अभी। बी बी होगा। बिल्कुल सही। अनुनासिक ए अनुनासिक अनुनासिक बिल्कुल सही। डी डी ऑप्शन डी चलो डी ऊष्म व्यंजन बी नंबर डी उष्ण डॉढ़ डी 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 पढ़ाई में सी पढ़ाई सी 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 बी 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 हाँ, यहाँ पे बी ध्यान सर देने वाला, बी यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन यहाँ में एक हलंत छूटा हुआ है मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे आपके पास जो विकल्प है उसकी बात की जा रही है, अगर बी ऑप्शन ना हो तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। यदि बी ऑप्शन ना हो, ए सी डी में से आपको एक विकल्प चुनना हो तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर एक और ऑप्शन हो उसमें ज के नीचे हलंत है और य के नीचे भी हलंत है तो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा ऐसी स्थिति में। तो आप लोग ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो आपके पास विकल्प है उसमें से देखना है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक मतलब कौन सा सही है। ए संयुक्त व्यंजन है 33 35 सी 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 होगा। सी ऑप्शन बी बी लघु मूर्धन्य त सी थ द ध ए जी हम तो को कब से मूर्धन्य चौथा बोलने वाला लगे हम? इसका बी होगा ट ठ ड ढ चौथा डॉडो। दंत होता है त थ द ध, क्या होता है? दंत होता है। फिर मूर्धन्य ट ठ ड त थ द दंत्य ये दंत होगा बी द- बी आ गया यहाँ पे। बी
हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आ गया आपका। क्या हुआ? बी मोस्ट होगा सर। बी बी हाँ, बी होगा, ओस्ट्रिया होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो चलिए आगे एक और प्रश्न आएगा, आप लोगों को समझ में क्या आ गया। बी सर बी ए लो होगा, ए होगा। ल लॉ को बॉ लॉ का उच्चारण करने के लिए आपको वोट की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आप लॉ उच्चारण कर दीजिए, वोट बिना बी वोट के होगा आप ब लॉ बोल सकते हैं। ब होगा, ब। सर अभी बो आप ऊपर होगा, बो ब होगा, बो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, दोनों होठों द्वारा सांस का अवरोध होता है, मतलब दोनों होठ क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ब प, ठीक है, तो उस समय सांस जो है रुकता है। हवा जो है हमारे मुंह में भले 1 सेकंड के लिए ही हो, रुकता है उस समय उसको, इसलिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न लिखा गया। मतलब देखिए, मैं ये प्रश्न मेरे शब्द नहीं है, एक मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं, ये अलग अलग प्रश्न पत्रों से उठाए गए प्रश्न है। तो ऐसे भी शब्द का प्रयोग किया जाता है सेटर, जो क्वेश्चन सेटर जो होते हैं उनके द्वारा। तो इसलिए मैं आप लोग को अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ, सो दैट कि आप गलती ना करें या एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ब होगा। अभी ल और घ ब में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ब होगा। ऊपर और इसके पहले वाला प्रश्न 26 नंबर और 27 नंबर बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। डी बिल्कुल सही है, डी डी। सर स स भी है और न भी है, दोनों है। लेकिन यहाँ पे व्यंजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्चुअली मूल व्यंजन हमारा क्या होता है, जिसमें हलंत होता है, वो हमेशा जो है हमेशा यथार्थ होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ये होगा। ऑप्शन ठीक है, हाँ। 30 नंबर कुछ, एनीवे 30 सॉरी 31 31 बी होगा क ग बिल्कुल सही। बी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लोग 1 3 5 और 3 4 5 ऐसे मत पढ़िएगा। आप बस प्रैक्टिकल जैसे मैं बताया वैसे करके देखिएगा, आपको तो हमेशा याद रहेगा, कभी सपने में नहीं भूलिएगा। 32। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल जो है, जो मैं बताया था, अब सामने आ गया। डी होगा 1 से स्टार्ट कीजिए। ध। सी पहले तो ये बताइए कि सघोष है या नहीं है ध। ऑड वन आउट करना है तो देखिए, दंत बोला है, त थ द ध न, दंत तो है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो इसको एक को आउट नहीं कर सकते हैं। अब महाप्राण, त थ थ द ध, तो ध जो है महाप्राण भी है। अब सघोष है कि नहीं है, तो आपको मैंने क्या बताया कि तीसरा चौथा पांचवा क्या है, क्या है, अघोष है घोष सर या घोष है, सघोष है। घोष तीसरा चौथा पांचवा, तो यानी कि ये जो है, ये तो सही उत्तर, सही हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए क्या बोला, कौन सा तथ्य गलत है, ये नहीं होगा। बी के बारे में देख लेते हैं। प फ ब, ब जो है सघोष है कि नहीं है। अरे इतना समय क्यों लग रहा है। तीसरा, अभी ऐसा आप लोगों ने बोला ना, तीसरा चौथा पांचवा क्या है, सघोष घोष तो प फ ब, ब तो तीसरा है ना, तो सघोष है ये।
ये तो अच्छा ओष्ठ है अभी है, महाप्राण है कि नहीं है, अब ये कंफर्म करना है। प फ ब भ म। अब हमने महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा, प फ ब भ। अब ब उच्चारण करके देखिए ना, ये हवा जो है बाहर ज्यादा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, हाँ या ना बताइए। ब महाप्राण है या नहीं है? सर नहीं है। ये नहीं है सर नहीं सर, है, पता बिल्कुल। नहीं। अल्प है। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ऐसे ही प्रश्न आता है वहां पे, एक प्रश्न में 1 मिनट की जगह पे आप लोग 4 मिनट लगाते हैं। सिंपल सा देखने ही समझ में आना चाहिए आपको कि ब जो है ये महाप्राण नहीं है। जब महाप्राण नहीं है तो क्या है, तथ्य गलत है। आप सी डी सब आप लोग टिक कर रहे हैं, सही उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। एम आई राइट? यस सर। अरे सिंपल सी बात है भाई, जिसमें कंपन हो उसको हम घोष या सघोष बोलते हैं, जिसमें कंपन ना हो उसको अघोष बोलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कंपन ना हो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं? घोष सघोष एक ही चीज है, अघोष अलग है। तीसरा चौथा पांचवा जिसमें कंपन होता है उसको हम बोलते हैं घोष। पहला और दूसरा उसमें कंपन नहीं होता है, क ख उसमें कंपन नहीं होता है, उसको बोलते हैं अघोष। ग घ ङ, ये तीसरा चौथा पांचवा है, उसमें कंपन होता है, उसको बोलते हैं घोष या सघोष। क्लियर है, हाँ या ना? जी जी यस सर सर। क्लियर है। यस सर। आप नहीं भी पढ़े हैं तो सीधे समझ में आ रहा है देख करके। ए होगा अब सर, संयुक्त, संयुक्त ध्वनि। संयुक्त तो इसमें कुछ है नहीं, संयुक्त में आपने 4 पढ़ा, उसमें से यहाँ पे एक भी नहीं है। संपर्क वृत्त ना, संपृक्त ध्वनि, इसके बारे में अगर इससे अवगत नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। युग्मक, युग्म क्या होता है? युग्म, अब यहाँ पे प्रसन्नता, प्रसन्नता में 2 न है ना, न आधा न और पूरा न, यह युग्मक हो गया। इसको बताइए जल्दी, सेकंड में, मिनट में नहीं। ए। डी होगा सर। यो होगा सर, डी नंबर सर। हे भगवान, महाप्राण क्या होता है? जिसमें हवा कम निकले या बाहर ज्यादा निकले? ज्यादा निकले। ज्यादा निकले। हाथ के सामने मुंह के सामने अपना हाथ रखिए, क का प्रोनाउंस क का उच्चारण कीजिए, फिर ख का उच्चारण कीजिए, बताइए क महाप्राण है या नहीं है? जल्दी, अरे मेरे भाई, हाँ ना कुछ भी बोलो ना सही। आप लोग मेरे साथ करो, करके देखो, उच्चारण करो। क ख। आप बताओ किसमें हवा ज्यादा निकल रहा है? ख में सर, ख में ज्यादा निकल ख रहा है। में, ख में ज्यादा निकल रहा है तो ख महाप्राण हो गया, क अल्प प्राण हो गया। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसमें से महाप्राण ध्वनि कौन नहीं है, क उत्तर हो गया। क्यों कंफ्यूज है? आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। घ झ य, कुछ आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। घ है तो घ आप देख लीजिए, घ, क ख ग घ, घ चौथा है, ग में कम हवा निकलता है, घ में ज्यादा हवा निकलता है। चलिए, आप लोग खुद समझिए कि अभी इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बिना प्रयास डी किए, होगा बिना सर। अभ्यास किए हुए अगर एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या होगा? अघोष, अभी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं जो होना चाहिए, बताइए। जो होगा सर, डी।
उत्तर बताइए। सी बी बी ऑप्शन। सी सी सर, ऑप्शन। सी सी डी सर, डी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन डी। बिल्कुल डी, डी डेल्टा सही। सी नंबर सर, सी। दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं बताइए। बी होगा। नहीं, इसमें लिखा गया है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आप दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं वो बताइए। आ, ए, आई हम्म, और औ होगा सर। ये 31 नंबर प्रश्न जो है, आ दीर्घ स्वर। अब देखिए, ये मैं एक्चुअली में बताना भूल गया आप लोगों को। दीर्घ स्वर जो है मूल रूप से, टोटल दीर्घ स्वर हमने कितना बताया था आपको? 7। 7। अब हाँ, आप अब उसमें से आप लोग लिख लीजिए फटाफट पेपर पेन पे कि दीर्घ स्वर मूल मूल जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आ होते हैं। आ, ई, ये जो सामने जो है ई है, ये भी दीर्घ स्वर होता है। ऊ जो है सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी मूल दीर्घ स्वर होता है। और ओ नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है? द्वि होता है। मूल दीर्घ स्वर जहां पे आ गए, दीर्घ स्वर कितने टोटल? 7 हैं। और उसमें से मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 4 हैं। कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो है सो है, याद रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज गलत करके आएंगे। तो डी यहाँ पे उस हिसाब से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। डी डी। हाँ, तो मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। ओके, चलिए। यस सर। हाँ, 42। हम ये ऑप्शन ही गलत है। ये गलत है सर। जी जी ठीक सर। है। ये मेरे ख्याल से विकल्प दोनों के सेम हो गए हैं। चलिए, 3 होगा। 3 हाँ, तरफ, बिल्कुल ये भी 3 तरफ। 3। बिल्कुल सही। ए। मैडम, अक्षर व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पे। वर्णों के मेल को हम व्यंजन बोलते हैं। एक से अधिक वर्ण जो होते हैं, जैसे अब स्वर अब यहाँ पे बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी व्यंजन है, क, ख, ग, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। उसमें अ जो है, क में क नीचे हलंत और अ से क बनता है। तो क जो है अपने आप में वो स्वतंत्र नहीं है। तो अर्थात एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। क्लियर? कौन नंबर कंठ से सर? तालव्य से। तालव्य, तालव्य होता है ना, च छ ज झ य, तो यस तालव्य होता यस। है इसके। हाँ, और इसके साथ ई और ई भी तालव्य होता है। और क्या व्यंजन, और कौन सा व्यंजन होते हैं तालव्य में?
मैं थोड़ी देर पहले बताया था। एक तो तलव्य श मैं बताया था, य य भी तलव्य में होता है, य और श, तलव्य श जो होता है, ठीक है, तलव्य श, य और ये आपके च वर्ग, ई और ई, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तलव्य होता है, याद रखिएगा। मतलब ई, इसका उच्चारण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि तलव्य है या नहीं है। ऐसे केवल पढ़ने से, रट्टा मारने से समझ में नहीं आएगा। आप उसको, जब भी उच्चारण वाली बात होती है ना, आप प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से आपको समझ में आएगा। चलिए जल्दी बताइए, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। सी। स्वर स्वर होगा सर, स्वर। मैडम 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, 1.25 अभी के अभी। स्वर 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 होगा सर। स्वतंत्र है ना, यहाँ पे स्वर होगा। ई हो जाएगा सर। ई। ई, ए नंबर। हाँ वो, सी नंबर। बिल्कुल सही। और स कौन सा व्यंजन है? श, सो तो सर पुष्प व्यंजन। उसमें व्यंजन, बिल्कुल। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कहीं कहीं स्पर्श व्यंजन तो होता है, कहीं कहीं स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। बताया कोई स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है? वो हो ही होता है सर, हो। जौ होता है, जौ। नहीं, स्पर्श संघर्ष व्यंजन में च छ ज झ आ जाता है, ठीक है। क से लेकर के क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, सबको पता है, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, और ये कैसे बात आई किस, हाँ संघर्ष। और श जो होता है, इसको हमने बताया था कि संघर्ष व्यंजन होते हैं, श श श और ह। लेकिन च छ जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। गो हो जाएगा, बी नंबर। 50 नंबर कभी ग हो गो। जाएगा। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? क ख ग, बिल्कुल सही है। देखिए अब 10:30 हो गया है, हम क्लास को यहीं पे हम आज स्थगित करते हैं। और टोटल ये जो है 140 प्रश्न है, 10 हमने पहले कर लिया, 50 अभी कर लिया, लगभग 60 प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है। 100 प्रश्न और है, तो इसको हम अपने ऐप में अपलोड करा देंगे, कल आप लोग इससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सर अगर जरूरत होगा ये रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पे मिल जाएगा सर? क्लासरूम में मिल जाएगा, बता दिया जाएगा आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू अच्छा, सर। इसके अलावा अगर आप लोगों का आप लोगों के पास कुछ प्रश्न है, एक सेकंड। हाँ, अभी आप लोगों के पास कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज सर के इसका सर क्लास एक में नोक्ता, कुछ इसका रिकॉर्डेड वीडियो सर फिर एक बार देख लेंगे सर, भी देखना चाहते मिल हैं जाएगा, सर। मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए। सर ये नोक्ता वाला जो एक बिंदा होता है और एक ढोलक में जो नीचे में रहता है, दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए दोनों में प्रयोग का अंतर है। मैं आपको ज और फ जो दो शब्द हैं, ये जो है अंग्रेजी शब्द के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो क ग फ, इसमें जो है ये फारसी शब्द है। अच्छा, और नुक्ता वाला जिसकी बात कर रहे हैं आप, ढक्कन और लड़का में जो ढ और ड़, मतलब ट वर्ग का ड और ढ जो है, उसके नीचे
बिंदी लिखने से सड़क मतलब ड़ हो जाता है और ढक्कन मतलब पढ़ाई ढ हो जाता है। तो ये इसको उच्छिप्त वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब अंतर क्या है, आप प्रयोग के आधार पर इसका अंतर कर सकते हैं। हिंदी के शब्दों को लिखने के लिए हमें नुक्ता वाला ज, फ आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। आगत शब्द जो हैं जैसे कि या अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे भी हमने बताया है, उसको लिखने के लिए उन शब्दों उन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे ढ और ड़ जो है ये हिंदी के वर्ण हैं और हिंदी से संबंधित जो हिंदी के शब्द हैं, अपने मूल शब्द हैं, तद्भव शब्द ऐसे बोल सकते हैं, तत्सम तो नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कि हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि संस्कृत में ढ और ड़ ये नहीं है, ये दोनों शब्द हिंदी के शब्द हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हिंदी के अपने शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द नहीं है। संस्कृत में आपको ये दोनों वर्ण नहीं मिलेंगे। ठीक है, सर चलिए। इसका मतलब बिना नोक्ता का हम यूज कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो नहीं होगा सर? कोई भी अगर बिना नोक्ता का भी अगर हम कोई वर्ड उसमें इस्तेमाल करेंगे नहीं यूज में, तो देखिए, गलती तो नहीं माना आप जाएगा? वो सब नहीं माना जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ड और ढ को तो बिना नुक्ता के यूज करेंगे तो गलती माना जाएगा। अब सड़क लिखना है या जी जी लड़का लिखना जी है, अब आप बिंदी ना लिखेगा तो लड़का हो जाएगा, सड़क हो जाएगा। दैट इज इनकरेक्ट ना। जी 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 तो वही यही मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएट, दोनों को अलग अलग पृथक करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारे हिंदी के शब्द हैं उसमें तो आपको नुक्ता लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगाइएगा तो फिर उसका अर्थ नहीं निकल के आएगा। और जो आगत शब्द हैं, जो अंग्रेजी के शब्द हैं, उसमें हम जैसे बाजार, तो बाजार हम प्रैक्टिकली आप देखिए, आप कितना बार ज के नीचे बिंदी लिख करके और बाजार लिखते हैं। ताजमहल ज के नीचे कितना बार बिंदी लिखते हैं। लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए वहां पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वहां पे तो आप नहीं लिख रहे हैं तब भी चल रहा है। ताजमहल हम ऐसे ही लिखते हैं, ज के नीचे हम कभी बिंदी नहीं लिखते हैं, फिर भी हमारा ताजमहल हम जो लिखते हैं वो सही होता है। ताज, राज। ठीक है, क्लियर? जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। ओके, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।